अभी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डायबिटीज़ मेलाइटिस किस वजह से होता है, डिफेक्टिव इंसुलिन सिक्रीशन की वजह से। या तो इंसुलिन कम बन रहा है या फिर वो जो रिलीज़ हो रहा है वो डिसफंक्शनल है या फिर उसकी फंक्शन उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो उसको फिर वो डायबिटीज़ मेलाइटिस कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें इंसुलिन को अच्छे से समझना पड़ेगा कि एक्चुअली उसमें ऐसा है क्या कि वो डायबिटीज़ मेलाइटिस हमें कॉज कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जिसमें कि बीटा सेल्स जो होते हैं वो हमारा इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इसका सिंथेसिस कैसे होता है, तो ये भी बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में ही होता है। ठीक है, कैसे होता है कि सबसे पहले हमारा क्या बनता है, मतलब हमारे पास 186 अमाइनो एसिड्स का एक प्रिकर्सर पॉलीपेप्टाइड होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन। ये 4 चेन से बना होता है। एक तो होता है हमारा सिग्नल पेप्टाइड, एक होती है बीटा चेन और एक होती है अल्फा चेन। अल्फा और बीटा चेन को कनेक्ट करती हुई होती है हमारी कनेक्टिंग पेप्टाइड या फिर सी पेप्टाइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन। इसमें होता है प्रोटियोलिसिस। इसमें फिर जो हमारा सिग्नल पेप्टाइड है वो हट जाता है। ठीक है, रिमूव आउट हो गया। ठीक है, बच क्या गया, अब हमारे पास अल्फा चेन बचा, बीटा चेन बचा और उसको कनेक्ट करती हुई सी पेप्टाइड बचती है। इसको बोलते हैं हम प्रो इंसुलिन। अब धीरे धीरे क्या करता है, अल्फा चेन और बीटा चेन जो है वो आपस में फोल्ड होना शुरू करती हैं। ठीक है, मतलब कि अल्फा चेन वाला बाहर वाला पार्ट, अल्फा चेन के बाहर वाला पार्ट बीटा चेन के बाहर वाले पार्ट से कनेक्ट होना शुरू करता है, उसकी तरफ मूव करता है। ठीक है, जैसे ही ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, अल्फा और बीटा चेन, जैसे ही इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, इसको हम बोलते हैं इंसुलिन। और सी पेप्टाइड रिमूव आउट हो जाता है, मतलब कि उससे अलग हट जाता है। ठीक है, अब सी पेप्टाइड में होता है हमारे 35 अमाइनो एसिड्स, बीटा चेन में होता है हमारे 30 अमाइनो एसिड्स, अल्फा में होते हैं 21 अमाइनो एसिड। ठीक है, अल्फा और बीटा चेन जब कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंसुलिन, और उसके साथ ही अटैच्ड मतलब कि पास ही रहता है सी पेप्टाइड। ठीक है, और इंसुलिन और सी पेप्टाइड जो होते हैं वो हमारे दोनों साथ में मिलकर स्टोर हो जाते हैं। कहाँ पर, सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में, वहाँ पे जाके स्टोर हो गए। अब जैसे ही स्टिमुलेशन आएगा, मतलब कि जैसे ही ग्लूकोज आएगा अंदर की, मेरा लेवल बढ़ रहा है, तुम अब ब्लड से ग्लूकोज मेरा लेवल कम करो, तो ये जो इंसुलिन है ये सी पेप्टाइड के साथ ही रिलीज़ होता है। मतलब कि जितना इंसुलिन रिलीज़ होगा उतना ही सी पेप्टाइड रिलीज़ होगा। दोनों ही इक्विमोलर क्वांटिटीज़ में रिलीज़ होते हैं। अब क्योंकि इंसुलिन और सी पेप्टाइड का लेवल जो है वो सेम होता है, क्योंकि वो सेम ही रिलीज़ हो रहे हैं, साथ में ही रिलीज़ हो रहे हैं, है ना, तो इसलिए हम सी पेप्टाइड को क्या बोलते हैं, सरोगेट मार्कर ऑफ एंडोजीनस इंसुलिन। ठीक है, सरोगेट मार्कर ऑफ एंडोजीनस इंसुलिन। अब यहाँ पे एंडोजीनस इंसुलिन लिखा है, मतलब कि एंडोजीनस इंसुलिन होता है क्या है, जो हमारा इंसुलिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है उसको हम एंडोजीनस बोलते हैं, और जो हम बाहर से एडमिनिस्टर करते हैं उसकी डायबिटीज़ को कम करने के लिए, ये ब्लड ग्लूकोज को रिड्यूस करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोजीनस इंसुलिन। ठीक है, अब अगर हमने किसी इंसान को बाहर से इंसुलिन एडमिनिस्टर किया और हमको देखना है कि अब इसके ब्लड में कितना एक्सोजीनस इंसुलिन है और कितना एंडोजीनस है जो उसकी बॉडी ने खुद सिंथेसाइज किया, तो वो हम कैसे काउंट करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, बस उसका ब्लड लेना है और उसमें सी पेप्टाइड का लेवल काउंट करना है। जितना सी पेप्टाइड होगा उसका मतलब उतना ही एंडोजीनस इंसुलिन भी होगा, तो इससे हम उसको काउंट कर लेते हैं। इसीलिए इसको सरोगेट मार्कर ऑफ एंडोजीनस इंसुलिन हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा इसका सिंथेसिस कैसे बनता है, पहले प्री प्रो इंसुलिन बनेगा, फिर प्रो इंसुलिन बनेगा और बाद में इंसुलिन और सी पेप्टाइड बन जाएंगे और वो स्टोर हो जाएंगे सिक्रेटरी ग्रैन्यूल में। जैसे स्टिमुलेशन आएगी तो दोनों के दोनों साथ में रिलीज हो जाएंगे, इसीलिए सी पेप्टाइड को सरोगेट मार्कर ऑफ एंडोजीनस इंसुलिन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिलीज, कि ये रिलीज कैसे होता है फिर हमारी उससे सेल से, तो ग्लूकोज जो होता है ना, जैसे ही हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज करता है तो ग्लूकोज वही ब्लड में फ्लो करता करता हमारे बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस के पास जाता है। अब बीटा सेल्स के पास ना एक दरवाज़ा होता है, एक चैनल होता है जिसके थ्रू वो ग्लूकोज को अंदर ले लेता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम GLUT2 चैनल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, GLUT2 चैनल। उसके थ्रू हमारा ग्लूकोज जो है वो अंदर आता है, उस पर ग्लूकोकाइनेज काम करता है, उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस पे एक एटीपी रिलीज़ हो जाता है। अब वो एटीपी क्या करता है, एटीपी के पास एनर्जी है, वो अपना दम दिखा के कुछ भी कर सकता है, तो वो अपना दम कहाँ दिखाता है, पोटेशियम चैनल पे। ठीक है, पोटेशियम चैनल जो है वो एटीपी सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि जैसे ही उस पर
हम ज़ोर लगाएंगे वो बंद हो जाता है। हमने उसको एनर्जी दी, वो हो गया बंद। बंद होने पहले वो क्या कर रहा था, पोटेशियम आयंस को अंदर की तरफ ले रहा था, अब वो बंद हो गया। अब तो कुछ ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे मेम्ब्रेन, जो बीटा सेल्स की मेम्ब्रेन होती है वो डीपोलराइज कर जाती है। अब K+ तो अंदर नहीं आ रहा, लेकिन डीपोलराइजेशन की वजह से हमारे जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। ये रे कैल्शियम चैनल्स हैं, ये ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम जो होता है वो हमारा अंदर आ जाता है। जैसे ही हमारा कैल्शियम अंदर आया, इंसुलिन बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाता। अब यही तो ग्लूकोज चाहता था कि तुम बाहर आओ और मेरा काम करो, ठीक है। तो ये हो गया इसकी रिलीज़ कि ग्लूकोज पहले अंदर आता है, वो क्या ATP रिलीज़ करता है। इसकी वजह से पोटेशियम चैनल बंद हो जाते हैं। पोटेशियम चैनल बंद होने की वजह से हमारी डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है, और उसकी वजह से कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं। कैल्शियम अंदर आया तो इंसुलिन बाहर चला जाता है, ठीक है। अब इंसुलिन बाहर जाके अपना फंक्शन देगा, ठीक है। अब इसका एक्शन कैसे होता है, तो एक्शन ये है कि मतलब ग्लूकोज सबसे पहले बीटा सेल्स के पास आया ही क्यों, वो उसके अंदर गया ही क्यों, वो बोल देखो, हम सबको पता है कि ग्लूकोज का काम क्या होता है, हमारी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। वो एनर्जी देता है हमारी सेल्स को। तो अब एनर्जी देने के लिए उसको उन सेल्स के अंदर जाना पड़ेगा ना। जैसे कि अगर हमें स्केलेटल मसल से हमें कुछ काम करना है, तो मसल में एनर्जी चाहिएगी, तो ग्लूकोज को मसल के अंदर आना पड़ेगा। लेकिन मसल के पास कोई ऐसा दरवाज़ा ही नहीं होता, जैसे बीटा सेल्स के पास तो था ग्लूटो चैनल, जिसके थ्रू उसने ग्लूकोज को अंदर ले लिया। लेकिन हमारे जो सेल्स होते हैं, जैसे स्केलेटल मसल के सेल्स, उनके पास ऐसा कोई दरवाज़ा ही नहीं होता जिसके थ्रू वो उसको अंदर ले पाए ग्लूकोज को। तो वो क्या करता है कि ग्लूकोज इसीलिए बीटा सेल्स के पास गया था कि तुम आओ, मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ डायरेक्टली किसी और सेल के पास, है ना, अंदर उनको एनर्जी चाहिए, फिर भी वो मेरे को नहीं ले पा रहे, तो तुम बाहर आओ। इंसुलिन को बोलता है कि तुम बाहर आओ और मेरी हेल्प करो, मेरे को दरवाज़ा बना के दो। तो इंसुलिन कहता है ठीक है चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो फिर वही उसने वहाँ जाके क्या किया, ग्लूकोज ने बीटा सेल से इंसुलिन को रिलीज़ करवा दिया, ठीक है। अब इंसुलिन जो है ना, जो टारगेट सेल, जैसे कि जहाँ पे उसको लगता है, जैसे ग्लूकोज बताते हैं कि देखो इसके पास ग्लूकोज नहीं है, यहाँ पे मेरे को जाना है, तो इंसुलिन वहीं पे जाता है। और उन सेल्स के पास ग्लूकोज के लिए तो कोई दरवाज़ा नहीं था, लेकिन इंसुलिन के लिए होता है। तो इंसुलिन के लिए उनके पास क्या होता है, टेट्रामर रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो टेट्रामर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि उसमें 2 अल्फ़ा चेन होती है, 2 अल्फ़ा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है, इसलिए इसको टेट्रामर रिसेप्टर बोलते हैं। और ये इंसुलिन को अंदर ले लेता है। ग्लूकोज के लिए उनके पास कोई दरवाज़ा नहीं है, लेकिन इंसुलिन के लिए है। तो इंसुलिन अंदर जाता है, अंदर जाके बातचीत करता है। बातचीत कैसे करता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर देता है वो, ठीक है। इधर उधर जाता है, पूछता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। फिर उसको बातों बातों में ही पता चलता है कि हाँ एक दरवाज़ा बन सकता है, वो हमारे साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ है, ठीक है। एक वेसिकल है जिसके अंदर ग्लूकोज का दरवाज़ा है, जो कि हम उसको अगर इम्प्लांट कर देंगे मेम्ब्रेन पे, तो ग्लूकोज को अंदर आना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होती है, उसके बाद उसको पता चलता है कि हाँ एक वेसिकल है, जिसको हम बोलते हैं वेसिकल कंटेनिंग इंसुलिन सेंसिटिव ग्लूटाफोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जैसे ही वो उसके पास जाता है, तो वो ग्लूटाफोर से बात करता है कि तुम जाओ और मेम्ब्रेन पे जाके इम्प्लांट हो जाओ। तो वो जो ग्लूटाफोर वाली वेसिकल है वो जाती है मेम्ब्रेन की तरफ, और वहाँ पे जाके इम्प्लांट कर देती है ग्लूटाफोर को। अब ग्लूटाफोर जो चैनल है वो आराम से हमारा ग्लूकोज को अंदर ले लेता है, ठीक है। अब ग्लूकोज जैसे अब हमारा मसल में आया है, तो अगर वो ग्लूकोज, अगर उसको मसल को हमारी ज़रूरत है, तो या तो वो उसको यूज़ कर लेगा, ठीक है, कि तभी एनर्जी, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारी स्केलेटल मसल ने उस ग्लूकोज को यूज़ कर लिया। लेकिन अभी उसको ज़रूरत नहीं है, तो वो फ्यूचर के लिए उसको सेव कर लेता है। कैसे कर लेता है, किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। तो अभी तक हमें समझ आ गया कि कैसे काम करता है। तो अगर हम इसमें डायग्राम में फिर से देखें, तो ब्लड वेसल में ग्लूकोज का लेवल अच्छा खासा है। वो ग्लूकोज जो है वो हमारा बीटा सेल्स के पास जाता है, इंसुलिन को रिलीज़ करवा देता है ना। इंसुलिन जाता है हमारे टारगेट ऑर्गन के पास, क्या 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 है वो, हमारे लिवर हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, और स्केलेटल मसल हो गई, ठीक है। इनके पास इंसुलिन कैसे जा पाता है, क्योंकि इनके पास होता है टेट्रामर रिसेप्टर। टेट्रामर रिसेप्टर के थ्रू इंसुलिन अंदर एंटर कर जाता है, अंदर जाके बातचीत करता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन करता है। बातों बातों में उसको पता चलता है कि ग्लूटाफोर रिसेप्टर है हमारे पास, तो वो उस रिसेप्टर को बोलता है कि तुम जाओ मेम्ब्रेन पे जाके लग जाओ, तभी ग्लूकोज अंदर आएगा और इस सेल का
भला होगा, कुछ उसको एनर्जी मिलेगी, तो वो चला जाता है, मेम्ब्रेन पे लग जाता है, ग्लूकोज अंदर आ जाता है। दिस ग्लूकोज इज़ ईदर यूटिलाइज्ड और स्टोर्ड, है ना, या तो वो तभी के तभी यूटिलाइज हो जाएगा अगर ज़रूरत है तो, अगर ज़रूरत नहीं है तो या तो उसको हम स्टोर कर लेंगे। तो अगर लिवर और मसल में वो कैसे स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और एडिपोज टिश्यू में कैसे कन्वर्ट होता है, फैट की स्टोर होता है फैट की फॉर्म में, ठीक है। और ये जो हमने GLUT4 वाली वेसिकल को मूव कराया था ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रैफिकिंग एंड डॉकिंग ऑफ वेसिकल, ठीक है। ट्रैफिकिंग एंड डॉकिंग ऑफ वेसिकल, कौन सी वेसिकल, जिसके अंदर हमारा GLUT4 दरवाज़ा है, चैनल है, ठीक है। ये हो गया इसका एक्शन।